नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। 5 श्रेणियों में डी देवराज अरसू की जयंती। विपक्ष के शीर्ष नेता कर्नाटक में कावेरी बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस कर्नाटक में सूखा लेकर आई, बीजेपी का तंज। सनातन को लेकर एमपी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, इंडिया को दे दिया एक नया नाम। आगामी चुनाव में किस दल के साथ गठबंधन करेगी एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, हुआ खुलासा। देखते हैं समाचार विस्तार से। 224 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को पुरस्कार दिया गया। सैयदप्पा गुत्तेदार डॉक्टर डी देवराज और पिछड़ा वर्ग सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सैयदप्पा गुत्तेदार ने कहा कि पिछड़े वर्ग के विकास और सुधार के प्रणेता स्वर्गीय डी देवराज अरसू की जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी। आज शहर के अम्बेडकर सर्कल के पास मयूरा बरिशाही होटल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने श्री कांतराज आयोग की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तत्काल लागू करने की मांग की। 224 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को डी देवराज राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्याण कर्नाटक के संभाग स्तर के नए मंत्री और विधायकों के लिए सम्मान समारोह। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को रायचूर जिला केंद्र के वीरशैव कल्याण मंडप में इसकी व्यवस्था की गई थी। 23 सितंबर को कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक गली जनार्दन रेड्डी और विधायक कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय मंत्री विधायक शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपन्ना पी चित्रकार, बाबूराव कुंभार, धनराज मणिवाल, विठल कुंभार, उमेश गोंडेगांवकर, सुनील भाविकट्टी, प्रदीप बिरादर मौजूद रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟುಡೇ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಸು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರಸು ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸುರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರತ್ನ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರಸು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 197 ಜಾತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ 197 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಈ 197 ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ರಚಿಸಬೇಕು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ JDP-TPಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆ ಮೀಸಲಾತಿನ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತು MP ಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು MP ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ B.Farm ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. BJPಯಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು B.Farm ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು B.Farmಗಳನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ. शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल की ओर से 2 और 3 अक्टूबर को बेलगाम में शेफर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और कागिनिले महासंस्थान कनक गुरुपीठ तिनथानी ब्रिज रायचूर जिले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का अभिनंदन समारोह होगा। 16 को 6 जिलों की इस प्रारंभिक तैयारी बैठक बुलाई गई है। अध्यक्षता सिद्धार्थ महानंद स्वामी जी करेंगे। अध्यक्षता विधान परिषद सदस्य H. विश्वनाथ करेंगे। कलबुर्गी, यादगीर, बीदर,
मिल्क यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान निदेशक मल्लिकार्जुन बिरादर ने कहा कि रेवन्ना भाग लेंगे। बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, बल्लारी और विजयपुर जिलों के कुरबा समाज नेताओं ने बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कावेरी नदी जल विवाद पर चर्चा के लिए विधान सौधा में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा बुलाई गई एक आपातकालीन सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सहित शीर्ष भाजपा नेता शामिल नहीं हुए। एक्स पर पोस्ट करते हुए येदियुरप्पा ने कहा, सरकार ने अल्प सूचना पर बैठक के बारे में जानकारी दी है। हालांकि मैं इसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व निर्धारित बैठक में भाग लिया है। कावेरी मुद्दे पर हमारा रुख स्पष्ट है। राज्य सरकार को किसी भी कारण से तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट और CWMR की राज्य की भौतिक स्थिति के बारे में आश्वस्त करना चाहिए। जेडीएस के वरिष्ठ नेता HD कुमारस्वामी भी शामिल नहीं हुए क्योंकि वह लोकसभा चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन पर चर्चा करने के लिए भाजपा नेता KS ईश्वरप्पा के साथ बैठक में व्यस्त थे। बैठक में शामिल हुए मैसूर कोडगू के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप को मजबूर करने के कदम का विरोध किया। उन्होंने कहा, तमिलनाडु सभी कानूनी रास्ते अपनाता है और राज्य सरकार को भी इसका पालन करना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस MLC BK हरिप्रसाद, जिन्हें 9 सितंबर को बेंगलुरु में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की कथित रूप से आलोचना करने और भाजपा और YSR कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा करने के लिए कांग्रेस अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही नोटिस का जवाब देंगे। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, मैंने नोटिस WhatsApp पर देखा। नोटिस की कॉपी मिलने के बाद मैं जवाब दूंगा। पार्टी ने मुझे नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामला अब AICC और मेरे बीच है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कुछ मंत्रियों ने कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखकर हरिप्रसाद के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। कर्नाटका में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सूखे को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आई है, सूखा लेकर आई है। राज्य में सूखे की मार पड़ी है। पानी की एक बूंद के बिना राज्य को नुकसान होने लगा है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट में सूखी जमीन की पृष्ठभूमि के साथ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की एक बड़ी तस्वीर लगाई है। सिद्धरामैया के समर्थकों ने पलटवार करते हुए कहा, जब मोदी प्रधानमंत्री थे तो क्या हम कोविड की चपेट में नहीं आए थे? सिद्धरामैया द्वारा मंगलवार और बुधवार को उपायुक्तों और जिला पंचायत CEO की बैठक लेने से पहले भाजपा का यह पोस्ट आया। सीएम के समर्थकों ने कहा, जब सिद्धरामैया के बेटे राकेश का निधन हुआ तो बीजेपी ने क्रूर बातें की। उन्हें सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा लताड़ लगाई गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश पहुंचकर राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर जमकर तीखे वार किए। पीएम ने विपक्ष द्वारा सनातन के अपमान से लेकर भारत की आस्था पर हमले समेत कई मुद्दों को उठाया। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में इंडिया गठबंधन के लिए एक अन्य खास नाम का जिक्र किया। आइए जानते हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को इंडी अलायंस कहकर बुलाया। पीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ तो ऐसे दल भी हैं जो देश व समाज को विभाजित करने में लगे हैं। इन्होंने मिलकर इंडी अलायंस बनाया है। इसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। पीएम ने कहा कि इन दलों का नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भी भ्रम है, लेकिन इन्होंने मुंबई में हुई मीटिंग में गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी रणनीति बना ली है। पीएम मोदी ने रैली में बताया कि विपक्षी गठबंधन काम कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति पर हमला, भारत की आस्था पर हमला, भारत को जिन विचारों ने, जिन संस्कारों ने, जिन परंपराओं ने हजारों वर्षों से जोड़ा है, उन्हें तबाह करना इंडी अलायंस की नीति है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर सनातन को खत्म करने की प्लानिंग का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर सनातनी को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम के मुताबिक इन लोगों ने अब खुलकर सनातन पर हमला करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित होने वाले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब इस चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य की सत्ता में बैठे जगनमोहन रेड्डी को चुनौती देने के लिए अब दक्षिण भारत के पॉपुलर एक्टर और नेता पवन कल्याण ने नया दांव चल दिया है। पवन कल्याण ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है। एक्टर पवन कल्याण ने 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनसेना पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के गठबंधन का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद पवन कल्याण ने ये बड़ी घोषणा की है। कल्याण ने कहा कि आंध्र प्रदेश अब जगन रेड्डी को नहीं झेल सकता। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही विधानसभा चुनाव भी आयोजित होंगे। पवन कल्याण की जनसेना फिलहाल भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए का हिस्सा है। भाजपा ने अब तक पवन कल्याण द्वारा टीडीपी के साथ गठबंधन के ऐलान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले पवन कल्याण की पार्टी ने 2019 चुनाव के समय बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन किया था। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर उनके समर्थक राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कई राजनीतिक दलों ने भी नायडू की गिरफ्तारी का विरोध किया है। बता दें कि कौशल विकास निगम घोटाले के मामले में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मामले में बैंक के मैनेजर और कैशियर पर आरोप लगे हैं और इसकी पड़ताल जारी है। फिलहाल दोनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैनेजर और कैशियर पर 5 लाख रुपए के गबन का आरोप भी लगा है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने चेक के जरिए जमा किए 5 लाख रुपए को ग्राहक के खाते में नहीं भेजा। चेक जारी करता बैंक ने इस चेक को कैश कर दिया था। ग्राहक की शिकायत पर प्रबंधक और कैशियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो बैंक ऑफ इंडिया की राजपुर रोड स्थित शाखा का है।
बैंक के ग्राहक सचिन डोभाल ने इस पूरे केस के बारे में शिकायत दर्ज की है। सचिन ने पुलिस को बताया कि उन्हें अनिता भूषण नाम की महिला ने 5 लाख रुपए का SBI का चेक दिया था। यह चेक उन्होंने अपने बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में बीते 7 अगस्त को जमा किया था। 10 अगस्त तक भी रकम उनके खाते में जमा नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अनिता भूषण को फोन किया। अनिता ने जब अपने बैंक में संपर्क किया तो पता चला कि कैश का भुगतान अगले दिन यानी कि 8 अगस्त को ही जारी किया गया था। सचिन डोभाल ने इसके बाद 10 अगस्त को बैंक के अधिकारियों से इसकी जानकारी ली। काउंटर के सीसीटीवी कैमरे में भी तस्दीक हुई है कि चेक सही तरीके से जमा किया गया था। चेक पर डबल क्रॉस किया गया था, जो कि किसी के माध्यम से भी कैश नहीं किया जा सकता है। इस पर भी अधिकारियों ने कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने बैंक को चिट्ठी लिखी तो पता चला कि उनके खाते में यह रकम जमा ही नहीं की गई। इसके लिए उन्होंने बैंक के ब्रांच मैनेजर और कैशियर पर रकम का गबन करने का आरोप लगाया है। SHO शहर कोतवाली राकेश गोसाई ने बताया कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि राजधानी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क शिक्षा, इलाज, बिजली तथा जलापूर्ति जैसी योजनाओं ने यहां के लोगों को बेहद राहत पहुंचाई है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से सब्जियों के दाम में नरमी से खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 6.83% पर आ गई है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्च स्तर 7.44% पर पहुंच गई है। हालांकि यह अब भी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संतोषजनक स्तर के ऊपर है। केजरीवाल ने एक खबर साझा किया जिसकी कुछ राज्यों में महंगाई के आंकड़ों की तुलना राष्ट्रीय औसत से की गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा है, उनकी सरकार की निःशुल्क सेवा योजनाओं ने दिल्ली की जनता को महंगाई से राहत दिलाई है। केजरीवाल ने कहा, आंकड़ों के अनुसार हर बार की तरह दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। दिल्ली सरकार की निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क उपचार, महिलाओं के लिए निःशुल्क परिवहन, निःशुल्क बिजली, पानी, निःशुल्क तीर्थ यात्रा ने लोगों को भारी राहत पहुंचाई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य मुद्रास्फीति अगस्त महीने में 9.94% रही, जो इससे पिछले महीने यानी जुलाई में 11.51% थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछले साल अगस्त में 7% थी। RBI ने चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 5.4% रहने का अनुमान जताया है। मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने आखिरकार अनशन तोड़ दिया। बीते कई दिनों से सीएम एकनाथ शिंदे समेत महाराष्ट्र सरकार के कई नेता जरांगे से अनशन त्यागने की अपील कर रहे थे। मनोज जरांगे बीते 17 दिनों से महाराष्ट्र के जालना जिले के एक गांव में आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। जालना में आंदोलनकारी मनोज जरांगे का अनशन तुड़वाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल और महाराष्ट्र कैबिनेट के कई मंत्री पहुंचे थे। सभी ने मिलकर मनोज जारांगे के 17 दिनों से जारी अनशन को खत्म करने के लिए किए। सभी ने मिलकर मनोज जारांगे के 17 दिनों से जारी अनशन को खत्म कराया। इससे पहले जरांगे ने भी घोषणा की थी कि वह अपनी भूख हड़ताल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उदयनराजे भोसले की उपस्थिति में तोड़ेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने ये शर्त रखी कि वह भूख हड़ताल तोड़ेंगे लेकिन आंदोलन की जगह से नहीं हटेंगे। मनोज जारांगे ने सरकार को 1 महीने का वक्त दिया है और कहा है कि 1 महीने में आरक्षण के लिए जो भी जरूरी है वह करें। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जारी रहेगा और हम आरक्षण मांगते रहेंगे। वहीं 12 अक्टूबर को मनोज जारांगे पाटिल ने मराठा समाज के एक बड़े सभा के आयोजन की घोषणा भी की है। इजरायल की ओर से ईरान को कड़ी चेतावनी दी गई है। मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने कहा कि अगर भविष्य में ईरान या उससे जुड़े लोगों पर हमला किया गया तो ईरान को अंजाम भुगतना होगा। मोसाद चीफ ने खुलासा किया कि पिछले 1 साल में ईरान के 27 हमलों को विफल किया गया है। उन्होंने बताया कि इजरायली जासूसी एजेंसी और उसके सहयोगियों ने दुनिया भर में इजरायलियों और यहूदियों के ठिकानों पर ईरान की ओर से किए जाने वाले 27 हमलों को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ईरान या उससे जुड़े लोगों ने हमला किया तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इजरायल के हर्जलिया में रिचमैन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर काउंटर टेररिज्म के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बार्निया ने कहा, जिन दोस्तों को पकड़ा गया उनके साथ जो हथियार जब्त किए गए सभी के पास टारगेट लक्ष्य थे। यूरोप, अफ्रीका, सुदूर पूर्व और दक्षिण अमेरिका में उन्हें हमला करना था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पुराने किस्से। दिलीप कुमार की इस कदर दीवानी थी सायरा बानो। मैगजीन से पोस्टर काटकर दीवारों पर लगाती थी एक्ट्रेस। अब समाचार खेल जगत की। एशिया कप 2023। टीम इंडिया एशिया कप 2023 के फाइनल में पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान और श्रीलंका में एक और टीम एंट्री करने के लिए तैयार है।
आखिर में समाचार बाजार की। अडानी ग्रुप के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, विदेशों में इस बिजनेस के लिए जापानी कंपनी से मिलाया हाथ। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 5 श्रेणियों में डी देवराज अरसू की जयंती। विपक्ष के शीर्ष नेता कर्नाटका में कावेरी बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस कर्नाटका में सूखा लेकर आई, बीजेपी का तंज। सनातन को लेकर एमपी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, इंडिया को दे दिया एक नया नाम। आगामी चुनाव में किस दल के साथ गठबंधन करेगी एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, हुआ खुलासा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।